ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल ट्रेडर का। सेल्स से स्टार्ट करेंगे। सेल्स में 512 500 लेस सेल रिटर्न, तो नेट सेल्स आ जाएंगी कितने की? 505 लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या आता है? ओपनिंग इन्वेंट्री, फिर ऐड परचेजेस, देन कैरेज इनवर्ड्स, लेस परचेजेस रिटर्न, लेस गुड्स ड्राइंग्स और लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो आंसर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा भाई, देखो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम, ये फॉर्मेट में से देख के रख रहे हैं चीजें। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है इसमें? ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री कौन सी है? 21,000। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है ओपनिंग इन्वेंट्री। उसके बाद ऐड करेंगे हम परचेजेस। परचेजेस, परचेजेस कितनी है? 367,000। देन ऐड कैरेज इनवर्ड्स, लेस परचेज रिटर्न्स, फिर लेस करेंगे गुड्स ड्राइंग्स। गुड्स ड्राइंग्स क्या चीज है? जब भी ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए अगर गुड्स घर पर लेके जाए तो हम क्या कहते हैं? गुड्स ड्राइंग्स कहते हैं। ये गुड्स ड्राइंग्स मिलता कहां से हमें? एडिशनल इन्फॉर्मेशन से। हमेशा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया होगा, ड्यूरिंग द ईयर ओनर टुक गुड्स कॉस्टिंग 3,500 फॉर ओन यूज। 3,500 गुड्स ड्राइंग्स हो गया, और लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा भाई, अदर इनकम पे आते हैं। अदर इनकम के अंदर क्या है? एक तो डिस्काउंट रिसीव्ड है। अच्छा, उसके अलावा क्या है अदर इनकम में? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स देखते हैं। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डिक्रीज हो रहा होगा, कम हो रहा होगा प्रोविजन, तो कहाँ जाएगा? वो भी अदर इनकम में जाएगा। कैसे पता चलेगा डिक्रीज हो रहा है? देखो यहाँ लिखा हुआ है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नंबर 3 में। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 10% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का 10% क्या होगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होगा। अब ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू देखो कितनी है? 50,000। 50,000 का अगर मैं 10% लगाता हूँ तो 5,000 आ जाएगा। ये 5,000 जो है प्रोविजन का बैलेंस CD है, क्लोजिंग बैलेंस है। प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन होगा, कितना गिवन है? ये रहा 2500। ये बैलेंस BD है प्रोविजन का। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है? 2,500 ही आ रहा है, लेकिन ये है इंक्रीज। प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कैसे पता चल रहा है हमें इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि देखो बैलेंस कैरी डाउन, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा है और ओपनिंग बैलेंस क्या था? कम था। इसका मतलब प्रोविजन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। जब भी प्रोविजन इंक्रीज होगा तो वो एक्सपेंसेस में आएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब क्या होता है? कि हमने एक अमाउंट अलग करके रखी हुई है, जो हमें डाउट है कि ये पैसे हमारे लॉस्ट हो जाएंगे। जिन लोगों को हमने उधार दिया हुआ है वो पे ऑफ नहीं करेंगे और हमारे ये पैसे नुकसान हो जाएगा। तो अगर वो उधार, वो जो हमने डाउट जितनी अमाउंट का है, वो अमाउंट कम हो जाती है तो हमारे लिए क्या होता है? फायदा। फायदा तो वो अदर इनकम में आता है। और अगर अमाउंट बढ़ेगी तो क्या होगा? नुकसान, यानी कि वो कहाँ आना चाहिए? एक्सपेंसेस में। ठीक है, तो ये आएगा एक्सपेंसेस में। तो बस अदर इनकम में सिर्फ डिस्काउंट रिसीव्ड ही आएगा। अच्छा, अदर इनकम में जब एक चीज होती है ना तो वो डायरेक्टली क्या जाती है? सेकंड कॉलम में चली जाती है। अगर अदर इनकम में दो तीन चीजें हो तो वो क्या होती है? एक चीज पहले फर्स्ट कॉलम में आती है, फिर प्लस होके बराबर में जाती है। ठीक है, इनको आप ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? अच्छा भाई, तो ये आ गया आपका डिस्काउंट रिसीव्ड ऐड हो गया। फिर क्या करेंगे? लेस करेंगे हम एक्सपेंसेस। डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद लेस करेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा? सबसे पहले हम स्टार्ट, देखो यहाँ से एक्सपेंसेस जरा नोट डाउन कर लेते हैं। मैं सारे एक्सपेंसेस को मार्क कर रहा हूँ। कैरेज आउटवर्ड इज एन एक्सपेंस। उसके बाद क्या आएगा? रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरीज, रिपेयर, कम्युनिकेशन, फ्यूल, बैड डेट्स, ये सब एक्सपेंसेस हैं। और लोन इंटरेस्ट भी एक्सपेंस है। ये सारे एक्सपेंसेस मैंने मार्क कर दिए। अब आप एक बात बताओ, कैरेज इनवर्ड्स और कैरेज आउटवर्ड में क्या फर्क होता है?
सही है। कैरेज इनवर्ड्स और कैरेज आउटवर्ड दोनों ही एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, सही बताया आपने। कैरेज इनवर्ड्स कैरेज आउटवर्ड दोनों एक्सपेंसेस हैं, लेकिन कैरेज इनवर्ड्स को हम परचेज में ऐड करते हैं। क्यों? कैरेज इनवर्ड्स क्या होता है? गुड्स को हमारे पास लाने का खर्चा। जैसे कि पिज्जा हट है, पिज्जा हट वाले जो अपना जो है रॉ मटेरियल लेकर आते होंगे, चिकन हो गया, चीज हो गया, या और जो भी रॉ मटेरियल है, जब वो रॉ मटेरियल खरीद कर लाते होंगे और अपनी प्रेमिसेस तक लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर करते होंगे, दैट इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ड्स। और कैरेज आउटवर्ड्स क्या है? जो डिलीवरी बॉयज कस्टमर्स को देकर आते हैं पिज्जा, दैट इज कैरेज आउटवर्ड्स। तो कैरेज इनवर्ड्स को हम क्या करते हैं? ऊपर परचेज में ऐड करते हैं, और कैरेज आउटवर्ड्स को एक्सपेंसेस में, ठीक है। तो कैरेज आउटवर्ड आ जाएगा एक्सपेंसेस में। कैरेज आउटवर्ड कितने का है? कैरेज आउटवर्ड्स 7000। कैरेज आउटवर्ड क्या है? बाद आएगा रेंट। रेंट पेड कितने का है? 18545। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। नीचे देखो कुछ एक्सपेंसेस में एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 4 में इलेक्ट्रिसिटी इज प्रीपेड एंड कम्युनिकेशन इज एक्रूड। तो हमें याद रखना, जब इलेक्ट्रिसिटी को कर रहे होंगे, प्रीपेड हमेशा होता है माइनस और एक्रूड हमेशा होता है प्लस। तो रेंट की अमाउंट तो एज इट इज आ जाएगी 18545। देन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं 12540। इसमें से माइनस कर देंगे प्रीपेड। कितना प्रीपेड है? 6800 प्रीपेड है, माइनस कर दो 5740। ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी। रेंट हो गया इलेक्ट्रिसिटी। फिर सैलरीज। अच्छा भाई, सैलरीज कितने की हैं? सैलरीज एंड वेजेस 23125। सैलरीज एंड वेजेस के बाद आएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस। देन कम्युनिकेशन में है एडजस्टमेंट है कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन इज एक्रूड 2000। हो जाएगा अच्छा भाई, कम्युनिकेशन आ गया। कम्युनिकेशन के बाद नेक्स्ट क्या है? फ्यूल एक्सपेंसेस। फोर 562। देन बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 9856। अच्छा भाई, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, एक और चीज आएगी लोन इंटरेस्ट से पहले, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है? अगर हमने कोई नॉन करंट एसेट खरीदे हैं और वो नॉन करंट एसेट जैसे जैसे हम यूज करते जाते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है? कम होती जाती है। जब वैल्यू कम हो गई तो वो डेप्रिशिएट हो गई। जितनी वैल्यू कम हो रही, दैट इज आवर एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन दो मेथड से होता है, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड से और एक रिवैल्यूएशन से, ठीक है। एक और मेथड है स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस। तीसरा एक और मेथड रिवैल्यूएशन का भी है, लेकिन वो अभी तक हमारे पास इसमें से किसी क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन पॉसिबल से कुछ क्वेश्चन में वो भी कर लेंगे, वो ज्यादा आसान है, ठीक है। उसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे। वैसे अभी हम अभी के लिए याद रखते हैं कौन कौन से हैं, स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस। स्ट्रेट लाइन में आप क्या करोगे? डायरेक्टली परसेंटेज लगाओगे। रिड्यूसिंग बैलेंस में आप क्या करोगे? पहले आप जो है कहते हैं जो कॉस्ट होगी उसमें से प्रीवियस जितना डेप्रिशिएट ऑलरेडी हो चुका है उसको माइनस कर दोगे, उसके बाद जो बचेगा उसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई होगी। देखो यहाँ बताया हुआ है। अच्छा भाई,
तो हम कर रहे थे क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की बात कर, सॉरी डेप्रिसिएशन की बात कर रहे थे। डेप्रिसिएशन जो है कितना है, डेप्रिसिएशन पॉलिसी फॉर इक्विपमेंट इज 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। इक्विपमेंट की जो डेप्रिसिएशन है, इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी है 250,000, उसका लगा लेंगे हम 10%। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, इक्विपमेंट की वैल्यू का 10%, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना। इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी है 250,000, तो 10% लगा दो 25,000 हो जाएगा। मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ डेप्रिसिएशन। 250,000 का 10%, 25,000 आ गया। और डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट के बाद डेप्रिसिएशन ऑन दूसरी चीज क्या है, कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के ऊपर डेप्रिसिएशन है 15%, और दैट इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कंप्यूटर का है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो कंप्यूटर की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 160,000। इसमें से पहले जितना ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो चुका है वो माइनस कर देंगे। देखो ये 160,000 में से 75,000 पहले माइनस करेंगे, उसके बाद हम परसेंटेज अप्लाई करेंगे। ठीक है, 160,000 माइनस 75,000 देन मल्टीप्लाइड बाय 15%, कितना आ रहा है 12750। और आखिर में लोन इंटरेस्ट, लोन इंटरेस्ट, लोन इंटरेस्ट कितना होगा, लोन इंटरेस्ट, लोन कैरीज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9%, 100,000 का 9%। ठीक है, 100,000 का 9% लोन इंटरेस्ट कितना होगा 9,000। अब सारे एक्सपेंसेस को प्लस कर लो, अब सारे एक्सपेंसेस को प्लस कर लो। अच्छा, इंक्रीज इन प्रोविजन हमने यहाँ पर, अच्छा भाई ऊपर हमने निकाला था एक इंक्रीज इन प्रोविजन, ये रहा इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2500। ठीक है बच्चों, टोटल कर लो कितना हो रहा है टोटल। अब माइनस करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आ रहा है प्रॉफिट आपका, इनकम स्टेटमेंट हमने कर ली, अब हम करेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या फर्क होता है, देखो एक है ना, कहते हैं इनकम स्टेटमेंट हम कैलकुलेट बनाते हैं टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। इनकम स्टेटमेंट बनाने का पर्पस ये होता है कि हम ये जान सकें कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कुछ प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्यों बनाते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि भाई बिजनेस को जो है ना कहते हैं हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल वर्थ क्या है इस वक्त। ठीक है ना, मतलब इनकम स्टेटमेंट का मतलब कि इस साल में कितना कमाया, बैलेंस शीट में क्या आता है कि हमारे पास टोटल है कितना एसेट्स। ठीक है, तो जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है अहमद, अब इसके पास जो है ना पिछले साल इसके आ गए 3 A स्टार। ठीक है, अच्छा इस साल अगर ये 5 A स्टार और ले लेता है तो टोटल कितने हो जाएंगे 8 A स्टार, तो इसकी बैलेंस शीट में कितने आएंगे पूरे 8। लेकिन इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा कि इस साल कितने कमाए 5। इनकम स्टेटमेंट में जो है ना, मतलब वैसे ये सब कुछ ख्वाबों में हो सकता है, रियल लाइफ में नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर फर्ज करो कि आ जाए इसके 8 A स्टार, ठीक है, नहीं मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर, लेकिन ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है कि ये आ सकते हैं इसके, लेकिन आएंगे नहीं वो अलग बात है। अच्छा भाई चलो, देखो हम लोग जब है ना कहते हैं पहले मैं एक स्कूल में था, वहाँ पर ये रूल था कि भाई कोई भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी ना, तो अगर बच्चे के कोई भी पेरेंट्स को आप बताएं, बच्चे की बुराई नहीं करेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि ये पढ़ता ही नहीं है, आप बोलेंगे मतलब फेल भी हो रहा होगा ना बच्चा, तो वहाँ पर आपको ये बोलना है कि इसके अंदर टैलेंट बहुत है, लेकिन ये अपने आप को अभी तक इसने दिमाग इस्तेमाल नहीं किया।
समझ आ रही बात? मतलब एक बच्चा फेलियर जीरो होगा बच्चा। नहीं मैं नाम नहीं ले सकता, नाम नहीं ले सकता मैं, ठीक है ना। तो बहरहाल ये कि क्या कहते हैं, मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अभी हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर हम लिखते हैं कि भाई इस वक्त वर्थ क्या है बिजनेस की, कितने एसेट्स हमारे पास हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं और कितना कैपिटल है। अच्छा जी, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नॉन करंट एसेट से बैलेंस शीट को। क्या हो गया? अच्छा बच्चों देखो, देखो बेटा क्या कहते हैं, अब हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में से पहले क्या आएंगे, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स कौन कौन से हमारे पास? एक है इक्विपमेंट और दूसरा कंप्यूटर। नॉन करंट एसेट वो होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, इक्विपमेंट और कंप्यूटर। अच्छा भाई, इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में गिवन है? देखो दोनों की गिवन है, 250,000 और 160,000। अब ये 3 कॉलम है ना, पहले कॉलम में ओरिजिनल इसकी कॉस्ट आती है 250,000 और 160,000। बीच वाले कॉलम में आता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि ओवरऑल आज तक का डेप्रिसिएशन। देखो इनकम स्टेटमेंट में हर चीज क्या आती है? करंट ईयर की, इस साल की। और बैलेंस शीट में हर चीज क्या आती है? आज तक की टोटल। यानी कि अब डेप्रिसिएशन जो है हमने इनकम स्टेटमेंट ऊपर जो लिखी थी, ये जो डेप्रिसिएशन मैंने लिखी है ये नहीं जा सकती बैलेंस शीट में। ये 25,000 और 12750 तो इस साल की है। हमें क्या चाहिए? ओवरऑल चाहिए। तो ओवरऑल कैसे निकालेंगे? इस साल की डेप्रिसिएशन में ऐड कर देंगे प्रीवियस डेप्रिसिएशन। जो प्रीवियस डेप्रिसिएशन है वो क्वेश्चन में मिलेगी। देखो इक्विपमेंट की इस साल की 25,000 है और इक्विपमेंट की प्रीवियस कितनी थी? 50,000। दोनों को प्लस करेंगे टोटल कितना हो जाएगा? 75,000। यहाँ लिख देंगे 75,000। देखो जो इनकम स्टेटमेंट में गिवन है 25,000 वो, और जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो, दोनों को क्या करेंगे? प्लस करके लिखेंगे। क्योंकि इनकम स्टेटमेंट वाली जो है वो कब की है? इस साल की। और ट्रायल बैलेंस में जो गिवन है वो कब की है? प्रीवियस। तो दोनों को प्लस किया तो टोटल आज तक की आ गई। इसी तरीके से कंप्यूटर के लिए भी यही करेंगे। कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन कितनी? 72750। ये और प्रीवियस कितनी थी? 75,000। तो 75,000 प्लस 12750 हो जाएगा 87750। यहाँ आ जाएगा 87750। इनको कर देंगे हम माइनस, माइनस कर देंगे 250,000 माइनस 75,000 क्या आ जाएगा? 175,000। देन 160,000 माइनस 87750 कितना आएगा? आंसर निकालो। 72250। फिर टोटल कर लो, ये हो जाएगा टोटल नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, टोटल नॉन करंट एसेट आ जाएंगे, कितने की हो जाएंगे टोटल नॉन करंट एसेट्स? हाँ जी, 247,250। देन दूसरी हेडिंग आएगी करंट एसेट्स। दूसरी हेडिंग आएगी करंट एसेट्स की। ठीक है बच्चों, कोई परेशानी? ठीक है, करंट एसेट्स के अंदर क्या आते हैं? वो एसेट जिनकी लाइफ 1 साल से कम हो, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर जो कंज्यूम हो जाए उनको करंट एसेट कहा जाता है। तो करंट एसेट्स में क्या आ जाएगा? एक तो 5 चीजें आती हैं करंट एसेट में। क्लोजिंग इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, उसके बाद लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, देन बैंक कैश और अदर रिसीवेबल्स। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू पता कैसे चलेगी हमें? देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन से। पहली एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कितना है? 22,000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स,
ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में गिवन है? ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू है 50,000। 50,000 ट्रेड रिसीवेबल्स है। लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का क्या करेंगे? ये 50,000 जो ट्रेड रिसीवेबल है ना, इसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई करेंगे। कितना आएगा? 5,000, वही लिख देंगे। देखो इनकम स्टेटमेंट में हमने प्रोविजन के लिए क्या किया था? इनकम स्टेटमेंट थोड़ी सी वर्किंग ज्यादा थी। इनकम स्टेटमेंट के अंदर देखो हमने क्या किया था, पहले ये निकाला था जो 5,000 आया था, उस 5,000 में से फिर प्रीवियस भी माइनस किया था। बेटा जरा गौर से सुनना मेरी बात सबको। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का असल में रूल ये होता है कि जो इनकम, आप लोगों को ऐसे एक चीज मैंने बता दी जनरल की, इनकम स्टेटमेंट में हर चीज क्या आती है? करंट ईयर की। तो यानी कि अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी इनकम स्टेटमेंट में ये आएगा कि इस साल में कितना बढ़ा या कम हुआ। अगर पहले से 2,500 था और अब प्रोविजन 5,000 हो गया है, तो इनकम स्टेटमेंट में कितना आना चाहिए? कितना एक्स्ट्रा बढ़ा, इंक्रीज कितना हुआ? 2,500। बैलेंस शीट में लेकिन इंक्रीज हुआ नहीं आता, बैलेंस शीट में आता है कि टोटल है कितना। तो पहले 2,500 था और अब 5,000 है, तो बैलेंस शीट में कितना आना चाहिए? पूरा 5। डिफरेंस नहीं आएगा बैलेंस शीट में कभी भी। तो इसीलिए जब भी ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, जो भी ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू है, इस वैल्यू के ऊपर बस परसेंटेज अप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन में परसेंटेज मेंशन होगी कितनी है, किसी क्वेश्चन में 10% होती है, कभी 8%, कभी 6, कभी 5, जो भी परसेंटेज बोली हो, परसेंटेज अप्लाई की, जो वैल्यू आई बस वही लिख देंगे। उसमें से पुराना वाला कंपेयर करके डिफरेंस नहीं निकालेंगे जिससे इनकम स्टेटमेंट निकालते हैं। तो आंसर आ जाएगा 45,000। फिर आएगा बैंक। बैंक में कितने पैसे रखे हुए हैं क्वेश्चन ने बताया होगा? 28,000। कैश में 12,000। और अदर रिसीवेबल में क्या आता है? अदर रिसीवेबल में आता है प्रीपेड। प्रीपेड कितना था? कुछ रेंट वगैरह कोई चीज प्रीपेड थी ना, यहाँ पे देखो जरा। इलेक्ट्रिसिटी प्रीपेड था 6,800। सबको प्लस कर देंगे। अच्छा, ये प्लस करते हुए 22,000 भी इंक्लूड करेंगे इसके अंदर। तो इन सबको प्लस कर लो तो कितना आ जाएगा आंसर? 113 ऐड कर लो। टोटल करंट एसेट्स। अच्छा, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एसेट्स आ जाएंगे। ठीक है। डबल अंडरलाइन कर देंगे ये। अच्छा भाई खामोश। ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल एंड लायबिलिटीज के अंदर क्या आएगा? ओपनिंग कैपिटल एड प्रॉफिट फॉर द ईयर लेस ड्राइंग्स। ओपनिंग कैपिटल क्या है? जो क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है ना, दैट इज ओपनिंग कैपिटल। कितना कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में? 208,676। ऐड करेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर जो भी हमने इनकम स्टेटमेंट से निकाला था, कितना था प्रॉफिट फॉर द ईयर? 5,00,74। फिर उसके बाद जो है लेस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स में क्या आएगा? देखो एक ड्राइंग्स तो ये गिवन है यहाँ पर 22,000 की जो ड्राइंग्स है, ये कैश ड्राइंग्स हैं। और इसके अलावा गुड्स की भी ड्राइंग की है। ओनर अगर अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेकर जाए, वो भी इसकी ड्राइंग्स में शामिल होता है। तो कैश ड्राइंग्स और गुड ड्राइंग दोनों प्लस कर लेंगे। 22,000 प्लस 3,500। अच्छा भाई, फिर इसके बाद लेस करेंगे क्लोजिंग कैपिटल। ड्राइंग्स लेस हो जाएंगी तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। सॉरी, ओपनिंग कैपिटल ऐड प्रॉफिट फॉर द ईयर लेस ड्राइंग्स करेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। निकालो क्या आ रहा है क्लोजिंग कैपिटल। कैलकुलेटर्स बेटा सब निकालने अपने अपने पास से, ये मोबाइल्स में यूज नहीं करो कैलकुलेटर। कितने हो गए भाई? टोटल क्लोजिंग कैपिटल कितना आ रहा है? 223,250। ठीक है भाई, कैपिटल आ गया आपके पास। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में आएगा लोन। लोन कितने का है? बैंक लोन ओरिजिनल लोन की अमाउंट कितने की है? 1,00,000 रुपए का लोन है, डायरेक्ट थर्ड कॉलम में। देन करंट लायबिलिटीज,
है बच्चों। देन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में आएगा ट्रेड पेबल्स और अदर पेबल्स। बैंक ओवरड्राफ्ट भी आता है लेकिन इस क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट है नहीं। ट्रेड पेबल्स एंड अदर पेबल्स, ठीक है। ट्रेड पेबल्स एंड अदर पेबल्स, ट्रेड पेबल्स गिवन है क्वेश्चन में कितने का है, 22,000 का। और अदर पेबल्स, अदर पेबल्स क्या होते हैं? अदर पेबल्स का मतलब होता है एक्रूड हो कोई भी चीज। तो एक तो एक्रूड यहाँ पर गिवन है आपको 2000 का, ये एक्रूड है। और इसके अलावा एक और एक्रूड है लोन इंटरेस्ट का। लोन इंटरेस्ट जो था हमारा, लोन इंटरेस्ट हमने इनकम स्टेटमेंट में कितना लिखा था, 9000। लेकिन यहाँ पर देखो लोन इंटरेस्ट पेड कितना है, इस 9000 में हमने पे कितना कर दिया है, सिर्फ 5200 हमने पे करा है। तो बाकी का जो लोन इंटरेस्ट है वो क्या है, एक्रूड है अभी, ठीक है। कितना हो गया ये, 9000 में से 5200 हमने पे कर दिया है, बाकी 3800 दैट इज एक्रूड। टोटल कर लेंगे इनको। अच्छा, अब इन तीनों को प्लस कर लेंगे, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल, ये बैंक लोन और करंट लायबिलिटीज, इन तीनों को प्लस करेंगे तो आएगा 361050। ये बराबर आना चाहिए टोटल एसेट्स के, ठीक है। अगर ये बराबर आ गया इसका मतलब है ऑल इज वेल, सब बिल्कुल सही है। अगर बराबर नहीं आया इसका मतलब है कि कोई गड़बड़ है, देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बराबर। जिसका कुछ कंप्लीट नहीं है तो वो कंप्लीट कर ले, मैं यहाँ पर जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है। आज के लिए बस इतना काफी है, फिर अल्लाह हाफिज।